नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष। BNK एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, YouTube पर जो है आपने इस समय शनि के वीडियो देख रखे होंगे। शनि की, राहु की और 6 ग्रहों की युति के बारे में बहुत सा देख रखा है, सुन रखा है। मन में बहुत सा भय भी उत्पन्न होगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल पर हम देख रहे हैं, मैं भी देख रहा था, भिन्न भिन्न प्रकार की जो ज्योतिषी हैं वो बातें करके और हम लोगों को डरा भी रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष डराने का विषय नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो मैं जितना मैं समझता हूँ कि जो होना है वो तो होगा ही किसी कीमत पर। मैं कभी नहीं कहता कि ग्रहों की दशाओं को, ग्रहों की स्थितियों को कोई बदल सकता है, कोई नहीं बदल सकता। तो फिर ये ज्योतिष का मतलब क्या है? मैंने पहले भी बताया है कि ज्योतिष जो है वेद के नेत्र होते हैं, अर्थात ज्योतिष के द्वारा एक भूत भविष्य वर्तमान को एक ज्योतिष में प्रज्ञ व्यक्ति उसको देख सकता है और आने वाले भविष्य के बारे में आपको आगाह कर सकता है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। आपके कर्मों के द्वारा आपके भाग्य को परिवर्तित किया जा सकता है। ना ही किसी प्रकार की पूजा, ना ही किसी प्रकार का रत्न पहनने से आपका भाग्य परिवर्तित नहीं होने वाला। जब तक कि आप कर्मों में अपने परिवर्तन, अपने सुधार नहीं करेंगे, तब तक कुंडली में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो ये तो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि शनि देव गुरु महाराज की राशि में, मीन राशि में 30 वर्षों के बाद अपना गोचर कर रहे हैं। सामान्य सी बात है, सभी ग्रह मूवमेंट कर रहे हैं तो शनिदेव भी गोचर कर रहे हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन एक नई बात यह है कि कर्म फल प्रदाता और किसके घर में आ रहे हैं? गुरुदेव के घर में आ रहे हैं, मीन राशि में आ रहे हैं। अब देखा जाए तो मीन राशि जल तत्व की राशि है और जो शनिदेव हैं वो कर्म फल को प्रदान करने वाले हैं और गुरुदेव ज्ञान के प्रतीक हैं, ज्ञान देने वाले हैं और सभी प्रकार की विपत्तियों से, आपत्तियों से हमारी रक्षा करने वाले हैं। तो हम इसको समझें कि यदि हम ये जान लें कि शनि क्या है और गुरु क्या है, तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हमको डरना है या नहीं डरना है। तो पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि डरेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला और नहीं डरेंगे तो भी नहीं कुछ होने वाला। शनि और राहु और गुरु ये सभी जो अपना प्रभाव दिखाना होगा वो दिखाएंगे। तो फिर आप कहेंगे कि हम फिर चर्चा क्यों कर रहे हैं आपसे? चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इस समय कन्फ्यूजन की स्थिति में हमारा समाज है। बहुत ज़्यादा विभिन्न प्रकार की चीज़ें बताई जाती हैं जिससे कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में, जितना मुझे ज्ञान है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। शायद हो सकता है कि मेरे इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके समस्त जो है किंतु परंतु समाप्त हो जाएंगे और आपका भय भी जाता रहेगा। देखिए भाई, सीधी सी बात है कि गुरु की मीन राशि में शनि का गोचर और शनि का जो पहला जो महीना जाएगा, पहला प्रथम माह, वो गुरु के ही नक्षत्र में जाएगा। फिर शनि अपने नक्षत्र में जाएंगे, इसी क्रम में शनि आगे चलते जाएंगे। अब पहली चीज तो गुरु के घर में, मान लीजिए कोई कितना भी गलत व्यक्ति है और वो अपने गुरु के घर में पहुंच जाए, शिक्षक के घर में पहुंच जाए, धर्म कर्म वाले व्यक्ति के घर में पहुंच जाए, मैं आपको प्रैक्टिकल के आधार पर बताना चाहता हूं, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो वो कितना भी व्यक्ति दुष्ट हो, आप बताइए क्या वो दुष्टता करेगा? और यदि करेगा तो थोड़ा सा रहम खाएगा कि नहीं, यहां पर हम अभी कोई ऐसी दुष्टता ना करें, नहीं तो गुरुजी जान जाएंगे। तो पहली बात तो यह कि गुरु के घर में शनि किसी प्रकार का कोई उपद्रव, किसी प्रकार की कोई समस्या मेरी दृष्टि में क्रिएट नहीं करेंगे। अब फिर वही बात कि नहीं करेंगे तो उनका मूल स्वभाव क्या है? शनि का मूल स्वभाव क्या है? शनि का मूल स्वभाव है न्याय देना, दंड देना। न्याय का मतलब क्या है? गलत करेंगे तो गलत देंगे और सही करेंगे तो सही देंगे। तो जो लोग
पाप पर चलने वाले, अधर्म पर चलने वाले, अत्याचारी, अन्याय पर चलने वाले, उनको तो शनि महाराज किसी भी राशि में नहीं माफ करते। हां, यह जरूर है कि गुरु की राशि में आकर के थोड़ा सा दंड कम दे देंगे उनको, लेकिन देंगे जरूर। लेकिन जो न्याय पर चलने वाले, जो ईमानदारी पर चलने वाले, जो धर्म कर्म को मानने वाले, सभी रिश्तों का सम्मान करने वाले, उनको शनिदेव कुछ नहीं करने वाले। ये मेरा अपना विचार है कि उन्हें कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल चिंता ना करें। खास करके प्रारंभ के 6 महीने तक तो विशेष कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो आज हम इसी पे टॉपिक पे आते हैं अपने, कि जो गोचर हो रहा है शनि का। अब इस गोचर में अभी जब यहां पे गोचर करेंगे शनि महाराज, तो ये 29 तारीख को, आज मैं 28 को वीडियो बना रहा हूं, और 29 तारीख को कल जो है रात्रि में 11 बजे शनि महाराज मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अब यहां राहु और शनि, बहुत चैनल पर हमने देखा है पिशाच योग, राक्षस योग, विस्फोट होगा, ये होगा, वो होगा। मैं मना नहीं करता, किसी भी ज्योतिषियों का मैं खंडन नहीं करता, लेकिन एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, तर्क दे करके आप अपनी बात बताइए। मुझे ये बताइए कि शनि महाराज अभी प्रवेश कर रहे हैं मीन में, तो एक एक डिग्री से शुरू करेंगे ना। 30 साल में शनि महाराज आए हैं, और एक राशि में एक ग्रह 30 डिग्री चलता है। सबसे धीमे चलने वाले हमारे शनि महाराज हैं। अर्थात अभी जो शनि हैं वो बाल रूप में प्रवेश कर रहे हैं। किस रूप में? बाल रूप में। ठीक है। दूसरी तरफ जो राहु महाराज हैं वो लगभग 29 डिग्री पे हैं, 1 डिग्री बचे हुए हैं, और वो जा कहां रहे हैं? वो जा रहे हैं कुंभ की तरफ वापस। ये वक्री चलते हैं ना, तो राहु महाराज कुंभ की तरफ जा रहे हैं, और शनि महाराज कहां जाएंगे? ये मीन में जाएंगे, और कहां? मीन से मेष की तरफ, तो 1 डिग्री उधर। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि दोनों लोगों के बीच में दूरियां बढ़ेंगी। राहु तो जाएगा कुंभ की तरफ, और शनि महाराज जाएंगे मीन में ही आगे की तरफ। यह मेरा कहने का तात्पर्य है कि दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। और जब राहु जा रहा है कुंभ की तरफ, तो राहु 29 डिग्री का है, मतलब वृद्धावस्था का है, वृद्ध हो चुका है। ठीक। अब यहां यह दिमाग मत लगाना कि किस राशि में सम और विषम में कौन कैसा क्या होता है, मैं वो नहीं बता रहा हूं। मैं एक बात बता रहा हूं लॉजिक के साथ, कि चूंकि 29 डिग्री के राहु हो चुके हैं, अर्थात वृद्ध हो चुके हैं, अगली राशि में प्रवेश करेंगे, तो अगली राशि में जब वो जाएंगे तो बाल रूप में प्रवेश करेंगे, जैसे शनि ने मीन में बाल रूप में प्रवेश किया। तो अब बताइए कि राहु वृद्ध है और शनि बालक है, तो वृद्ध और बालक दोनों ही ताकत से कहीं ना कहीं न्यून है। मैं ऐसा नहीं कहता कि दोनों की ताकत क्षीण हो चुकी है, लेकिन ताकत न्यून है, और ये मेरा दावा है इस बात का कि ताकत न्यून इसको माना जाएगा। आप किसी भी बड़े से बड़े ज्योतिषी से पूछ लीजिए। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इनका भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, मेरा अपना मतलब मानना है ऐसा। अब हम चलते हैं कि भाई बुध यहीं पर है, शुक्र यहीं पर है। ठीक। तो जो बुध हैं, शुक्र हैं, इनका क्या होगा? और ये 7 मई 2025 को लगभग 3:52 पर प्रातःकाल ये चले जाएंगे मेष में। बुध महाराज बुद्धि के कारक कब चले जाएंगे? 7 मई को। तो अब ये कब तक रहेंगे? पूरा अप्रैल और 7 दिन मई के, लगभग मोटा मोटी मान लें कि 40 दिन के आसपास ये रहेंगे यहां पर। ठीक। बुध महाराज, अब क्या होगा? बुध द्विस्वभाव है उनका। ठीक। तो जब द्विस्वभाव है उनका, घर किसका है? गुरु का। शनि बाल रूप में, राहु वृद्ध रूप में, तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होगा? सबसे ज्यादा प्रभाव गुरु का होगा, क्योंकि गुरु के घर में है। और गुरु के घर में फिर वही बात आ गई कि बुरा से बुरा कोई व्यक्ति भी आ जाए, लेकिन गुरु के घर में वो ज्यादा जो है किसी प्रकार की वो गलत हरकत नहीं कर सकता। अब प्रभाव तो अपना छोड़ेगा ही ग्रह, थोड़ा ना थोड़ा, लेकिन एक मैं बात बता रहा हूं कि जो जैसा रहने वाला है, सच्चाई प्रैक्टिकली बता रहा हूं, थोड़ा ज्योतिष के दृष्टि से अलग हटके देखिए तो आपको समझ में आएगा। अब शुक्र जो है, शुक्र तो वहां उच्च के हैं, गुरु के घर में शुक्र उच्च के होते हैं। तो जब शुक्र उच्च के हैं तो शुक्र तो किसी प्रकार की समस्या आपके लिए खड़ी नहीं करेंगे। तो ये हमने एक आपको आउटलुक बताया
कि मीन राशि में जाने के बाद एक ओवरऑल क्या सिनेरियो बनेगा, मैंने वो आपको बताया। अब आते हैं, हम आपको संक्षिप्त रूप से बताते हैं कि एक एक राशि के लिए कैसे कैसे इनका क्या होगा, और मैं थोड़ा सा इनके बारे में कुछ उपाय भी आपको बताता चलूँगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करें। मैं समय समय पर आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और प्रैक्टिकली दूंगा। किसी प्रकार का कोई यहाँ पर आपको दिखावा, कोई बनावटी चीज़ आपको नहीं मिलने वाली। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी जो भी हमारी प्रेडिक्शन होगा। अब पहले आते हैं कि मेष राशि के लिए ये स्थिति क्या बनेगी इन ग्रहों की। शुक्र भी बहुत थोड़े समय के लिए यहाँ रुकेंगे। शुक्र भी यहाँ से चले जाएंगे 31 मई को। 31 मई मतलब पूरा अप्रैल और पूरा मई। जैसे कि बुध रहेंगे 40 दिन, शुक्र रहेंगे वहाँ पे करीब करीब 2 माह। तो शुक्र भी वहाँ से निकल करके और अपनी अगली राशि में चले जाएंगे। फिलहाल के लिए सबसे लंबा समय यहाँ मीन राशि में रुकेंगे शनि महाराज, जो पूरे 2.5 वर्ष यहाँ बिताएंगे। मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल हमारी एनर्जी है, हमारी ऊर्जा है, हमारा पराक्रम है, हमारा तप है। तो मेष से 12वें भाव में आप देखिए ना, मेष के एक साइड में 2 का अंक और दूसरे साइड में 12 का अंक। तो 12 का अंक कहाँ पड़ेगा? कुंडली के 12वें भाव में। वहां पे गोचर हो रहा है इन ग्रहों का। और 12वां भाव किसका है? सामान्यतः ज्योतिषी इसको कहते हैं व्यय का भाव है, लेकिन मेरी दृष्टि में यह व्यय का भाव नहीं है। मेरी दृष्टि में यह जो है आपके जीवन का सर्वोच्च वो भाव है जो आपको मोक्ष की प्राप्ति कराता है। और मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से जब आप मुक्त हो जाते हैं। तो केवल शरीर का जो है ये व्यय नहीं है, ये आपके कर्मों का भी व्यय है, आपके शरीर का भी व्यय है, आपके सोच का भी व्यय है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर अच्छा व्यय है, अगर ये खराब होता तो फिर यहीं से विलासिता क्यों देखते हैं, यहीं से सैया सुख क्यों देखते हैं, यहीं से बुरी आदतें क्यों देखते हैं? और कहते हैं शुक्र यहीं पर उच्च के हो जाते हैं गुरु की मीन राशि में। तो यहां आपका प्रैक्टिकल है, आप किस चीज में बंधना चाहते हैं। आप अगर मोक्ष पाना चाहते हैं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए मरना जरूरी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मृत्यु पाना जरूरी नहीं है। सनातन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति आप जीवित रहते प्राप्त कर सकते हैं, अपने कर्मों का व्यय करके। और अपने सीधी सी बात है, जब बुरे कर्मों का व्यय करेंगे तो सत्कर्म आपके बढ़ेंगे। अब मेष राशि से 12वें भाव में कर्म का जो मुखिया है, शनि महाराज दशम के मुखिया होते हैं। तो कर्म का मुखिया और लाभ का मुखिया और आपके व्यय भाव में बैठा है। तो क्या कह रहे हैं शनि? शनि कह रहे हैं कि अपने कर्मों का त्याग करो। त्याग का मतलब नौकरी छोड़ के मत बैठ जाना। कह रहे हैं अपने कर्मों में उन्नयन लाएं। ठीक है, अपने जो कर्म हैं उनमें उन्नयन लाएं। ठीक, जैसे कि आप बहुत ताकतवर हैं, बहुत पराक्रमी हैं, तो किसी को अपनी ताकत से सताएं ना, बल्कि अपनी ताकत का प्रयोग किसी को बचाने के लिए करें। समझ गए होंगे आप हमारी बात। दूसरी चीज, वहां पे राहु क्या करेगा? राहु चूंकि गुरु के घर में है तो वो भी कुछ ज्यादा परेशान नहीं करेगा। ठीक है, मत ही भ्रम करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब अगर आप धर्म कर्म पर चलने वाले हैं, ठीक, अब मंगल से 12वें भाव में है राहु, तो ऐसे में थोड़ी समस्याएं तो आएंगी। आपकी हेल्थ के इश्यूज दे देगा, आपको कुछ शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, हॉस्पिटलाइज आपको करा सकता है, फूड पॉइजनिंग आपको हो सकती है, इस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। भ्रम की स्थिति बने, छोटी मोटी चीजें आपकी बन सकती हैं, लेकिन बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं बनेगी। गुरु महाराज उसको अपने आराम से उसको थाम लेंगे, किसी भी बुरी चीज को। तो मेरा मानना है, लेकिन अगर आप यहां स्वतः दान शुरू कर दें, किसको दान देंगे? 12वां भाव किसका है? 12वां भाव जेल का है, अस्पताल का है, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, कोर्ट कचहरी हैं, मुकदमेबाजी है, उनका है। तो आप अगर इसी में उपाय में आपको बता देता हूं मेष राशि वालों के लिए कि अगर आप
इनकी मेष राशि है या मेष लग्न है, ये सभी के लिए है। मेष लग्न वालों के लिए भी, मेष राशि वालों के लिए, जिनका चंद्रमा नंबर 1 में है, 1 नंबर की उसमें है, उनके लिए भी, और जिनकी लग्न है मेष, उनके लिए भी। तो आप कचहरी में जाइए कभी भी, हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में एक बार, और ऐसे ही अदालत में जा करके चुपचाप भाग आइए। तो आप पाएंगे कि आपको किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं उनसे आप बचे रहेंगे, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी, पहली चीज़। दूसरा, अस्पतालों में कभी जाकर के कोई गरीब लोग हैं उनको खाने पीने की चीज़ें दान कर सकते हैं, दवाओं के पैसे किसी के पास नहीं है, आप जाकर के दे सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें अगर आप करेंगे तो मेष राशि वालों के लिए मेरी दृष्टि में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने वाली है, ये अपना मेरा मानना है। अब दूसरी राशि है वृष। तो वृष राशि के लिए जो यह गोचर है ये कहाँ होगा? 11वें भाव में, लाभ भाव में, ठीक है। अब लाभ भाव जो है वो आपके सभी डिजायर्स का भाव भी है, सभी अभिलाषाओं का भाव भी है। और जो वृष राशि है उसका परिचय क्या है? वृष राशि के लोग बड़े मेहनती होते हैं, जहां अड़ गए वहां अड़ गए, जिस काम में लगा दो फिर उसी में लगे रहेंगे, पीछे पलट के नहीं देखेंगे। वो वृषभ का चिन्ह होता है बैल, कितना भी आप मेहनत करा लो थकने वाले नहीं है वो लोग, ठीक। अब ऐसे लोगों को तो शनि पसंद करते हैं। और गोचर कहां हो रहा है शनि का? वृषभ से। तो आप पाएंगे कि वृषभ से जो गोचर होगा शनि का वो एकादश भाव में होगा, मतलब 11 में होगा। और वहां पर शनि महाराज जी कर्म के प्रदाता हैं, और कर्म आप चूंकि मेहनत करने वाले हैं इसलिए आपको कर्म का फल शनि महाराज बहुत ही सकारात्मक देंगे, बशर्ते आप जो है स्त्रियों का सम्मान करें, गाय को आप कुछ भोजन कराएं, ठीक, जीवों पर आप दया करें, महिलाओं का सम्मान करें। अगर आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो वृषभ राशि वालों को मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। हालांकि अगर देखा जाए तो अगर वृषभ राशि वालों के लिए देखा जाए गोचर, तो शनि महाराज का जो गोचर है वो तीसरी दृष्टि मारेगा वृषभ राशि के ऊपर। कुछ लोग कहेंगे कि तीसरी दृष्टि से शनि महाराज क्या करेंगे? वृषभ राशि को पीड़ित करेंगे। लेकिन फिर वही बात कि शनि महाराज बाल अवस्था में है, और अगर बाल अवस्था में ग्रह है तो वो कितना प्रभाव डालेगा? जैसे जैसे वो उनकी डिग्री बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे उनका प्रभाव भी आप पर ज़्यादा होता जाएगा। ये मेरा लॉजिक बिल्कुल आप आजमा के देख लीजिए शनि महाराज। और अगर आप हनुमान जी के सेवक हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो शनि महाराज आपका कोई बालमाका नहीं करेंगे। हाँ, एक बात और बता दूं वृषभ राशि वालों के लिए विशेषकर, अगर आप चरित्र से उत्तम हैं, आपके विचार, आपके ख्याल पवित्र हैं, तो आपको शनि महाराज कुछ नहीं बिगाड़ने वाले, बल्कि आपका फायदा ही करेंगे। क्योंकि शनि महाराज ये जरूर जान लीजिए कि समय आने पर वो आपको कर्म फल अवश्य प्रदान करेंगे। आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो अच्छे फल देंगे, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो उससे आप बचेंगे नहीं। तो इस तरीके से जो वृषभ राशि वाले हैं उनके लिए मैंने उपाय भी बताए, और उनके लिए भी मुझे कोई समस्या नजर नहीं आती। अब आती है मिथुन राशि। मेरी दृष्टि में जो मिथुन राशि है उसके लिए शनि महाराज का जो गोचर होगा वो मिथुन राशि से 10वें भाव में होगा। अब 10वें भाव में शनि का, राहु का जो गोचर है, तो 10वां भाव किसका है? 10वां भाव है पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, कर्म क्षेत्र, ठीक। अब वहां से गोचर होने का मतलब है कि शनि की, राहु की, इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके सुख भाव पर, ठीक। तो माता के सुख को लेकर, माता के स्वास्थ्य को लेकर, अपने शरीर को लेकर, अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो हेल्थ है उसको, हार्ट है, फेफड़ा है, इन पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन वही बात फिर से है, राहु वृद्ध हैं और शनि बालक हैं, तो बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट मेरी दृष्टि में नहीं पड़ेगा। और अगर कहीं कुंडली में मेष राशि वाले, वृष राशि वाले, मिथुन वाले सभी के लिए अगर कहीं आपकी कुंडली में आपके गुरु की जो सिचुएशन है वो अच्छी है, गुरु अच्छी जगह बैठे हैं, आपकी मूल कुंडली में उनकी दृष्टि अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें और पॉजिटिव हो जाएंगी।
और अगर गुरु आपके कुंडली में खराब हैं, आपकी कुंडली में डिग्री के हिसाब से कमजोर हैं या पीड़ित अवस्था में बैठे हैं, तो ये थोड़ी सी आपकी जो सिक्योरिटी है, आपकी जो सुरक्षा है, उसको उतना अच्छे से नहीं गुरु कर पाएंगे जितना करना चाहिए। लेकिन पूरी तरह अनिष्ट फिर भी नहीं होगा, मैं आपको ये चीज़ लिख के देता हूँ। अब अच्छा क्या होगा मिथुन राशि वालों के लिए? अच्छा ये होगा मिथुन राशि वालों के लिए, चूंकि कर्म क्षेत्र में प्रमोशन होगा, नौकरी में मनचाहा पद मिलेगा, मनचाही इच्छाएं पूर्ति होंगी, मनचाही जगह ट्रांसफर होगा, सब कुछ आपके मन का होने वाला है। और आपके कार्य क्षेत्र में आपके उच्चाधिकारियों से आपके संबंध अच्छे होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप ईमानदार हैं, अब आप कर्मठ हैं, यदि आप गलत तरीके से पैसे लेते हैं और गलत तरीके से अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को सताते हैं, तो ये चीज़ें आपकी उल्टी होंगी। आप समझिएगा इस चीज़ को। आप कर पैसा घूस का लेते हैं, अपने नीचे कर्मचारी जो आपके काम करने वाले हैं उन्हें पीड़ित करते हैं, उनसे गंदे से बात करते हैं, तो फिर शनि महाराज आपको, फिर आप हमें दोष मत दीजिएगा। इस तरीके की चीज़ें फिर आपके साथ घटित नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये है, आपके लिए उपाय क्या है कि जो आपके नीचे कर्मचारी हैं उनका आप ख्याल रखें, उनको खुश रखें, उनको खिलाएं पिलाएं, उनका सम्मान करें। आप अपने कार्य क्षेत्र में जितने भी लोग हैं आपसे ऊपर या नीचे, उनके साथ अपने तारतम्य को बनाकर चलें, तो मेरे हिसाब से आपका ये जो समय है बहुत अच्छा बीतेगा मिथुन राशि के लिए। और वृष राशि के लिए मेरे हिसाब से ये जो 2.5 वर्ष हैं ये अच्छे जाएंगे। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कर्क राशि पर। अच्छा, राशि से मैं बता दूं आपको कि राशि से मतलब वही कि लग्न और राशि दोनों आप माने। लग्न जानते होंगे कि जो पहला भाव है वो लग्न है, अगर वहाँ आपका ये अंक है तो भी, और अगर आपका चंद्रमा अगर बैठा है उस अंक में तो भी, तो लग्न राशि दोनों से आप देखें तो कर्क राशि के लिए यह गोचर कैसा होने वाला है। कर्क राशि किसकी है? चंद्रमा की। चंद्रमा कौन है? माता, हमारा मन। तो अब चंद्रमा के लिए या कर्क राशि के लिए ये जो गोचर है ये होने वाला है आपका 9वें भाव में। कर्क से 9वें भाव में अगर होगा तो भाग्य भाव आपका है, आपके पिता का भाव है, विदेश गमन का भाव भी है। विदेश गमन को हम लोग सप्तम से भी देखते हैं, हम लोग 9वें से भी देखते हैं और हम लोग 12 से देखते हैं। तो ये 9वें भाव में होगा, आपके भाग्य भाव में होगा। अब यहां पर क्या होगा? जब 9वें भाव में होगा तो बहुत सीधी सी बात है, शनि कहाँ के मालिक हैं? जन्म कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में शनि जो है 10वें भाव के और एकादश के मालिक है। अब 10वें का और एकादश का मालिक अगर 9वें में आके बैठ जाए, भाग्य में आके बैठ जाए, तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपका भाग्य वैसे ही बन जाएगा जैसे आप कर्म करेंगे, अर्थात जैसे आपने कर्म किए हैं उसी प्रकार का भाग्य आपका साथ देगा। अगर आपने पाप कमाए हैं तो पाप के हिसाब से भाग्य काम करेगा, पुण्य कमाए हैं तो पुण्य के हिसाब से काम करेगा। लेकिन फिर वही चीज मैं कहता हूं कि शनि बाल अवस्था में है और राहु वृद्ध अवस्था में है। घर किसका है? गुरु का। और ये गुरु की काल पुरुष की कुंडली में यहां धनु राशि होती है, और धनु राशि ये पूरी कुंडली में 12 भाव में सबसे पवित्र और सबसे उच्च घर माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है, और वहां पर गुरु की मीन राशि कर्क के हिसाब से पड़ रही है और वहां शनि और राहु गोचर कर रहे हैं। अब यहां से एक चीज और देखें, यहां से तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है। कहां पर? जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी भाग्य से, वो कहां पड़ेगी? लाभ भाव पर। तो शनि क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जितना अच्छा कर्म करोगे उसी हिसाब से हम तुमको लाभ प्रदान करेंगे। और शनि की यहां से जो है, जो 7वीं दृष्टि है वो पराक्रम पर है, और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपकी पड़ेगी जाकर के 6ठे भाव पर। 6ठा भाव किसका है? रोग का, रिपु का, ऋण का। तो मेरा अपना मानना है कि कर्क राशि वाले लोगों, नोट कर लीजिए इस चीज को। कोई क्या कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने दृष्टिकोण से जो बोल रहा हूं आप आजमा के देखिएगा। अगर सत्य हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज से ही आपका जो भी आपके शरीर में रोग हैं, पीड़ा हैं, समस्याएं हैं, या आप कर्ज से परेशान हैं, आपने लोन ले रखा है,
या आपके शत्रु बिना बात के कारण परेशान कर रहे हैं, या मुकदमेबाजी में आप हैं, और अगर आप न्यायिक हैं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप अच्छे हैं, अगर आप सभी की सेवा करते हैं, आपके अंदर ये भाव हैं, और आपकी मूल कुंडली में अगर शनि अच्छी तरह बैठे हैं, गुरु अगर अच्छी तरह बैठे हैं, तो ये बिल्कुल जान लीजिए कि आपका आज ही से इन चीज़ों से आपका मुक्ति शुरू हो जाएगी, आपको सुख मिलना चालू हो जाएगा, आपकी जो पीड़ा है वो कम होने लगेगी, आपका ऋण कम होने लगेगा, ऋण को अदा करने के तरीके आने लगेंगे, व्यवस्थाएं होने लगेंगी, शत्रु पक्ष पे आप विजय प्राप्त करने लगेंगे, लेकिन होगा तभी जब आप सही होंगे। ठीक है ना? अब करें क्या? इसी में उपाय है। एक तो शनि महाराज का दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ शुरू करें। ये सभी लोग कर सकते हैं, सभी राशियों के लोग कर सकते हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र मैं अभी बाद में भी बता दूंगा, आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं बता दूंगा। तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और जो गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, उनकी सेवा करें। मंदिरों में जाकर के साफ सफाई कर दें, धुलाई कर दें। देखिए कितना जबरदस्त शनि फल देते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं लियो पर, सिंह राशि पर। सिंह राशि ये शनि के शत्रु, उनके पिता की राशि है, सूर्य महाराज की, सूर्यदेव की राशि है। अब सूर्यदेव की राशि से जो शनि का जो गोचर होगा वो अष्टम भाव में इनका पड़ेगा। अब अष्टम में गोचर है। अष्टम भाव किसका है? अकल्ट का, ज्योतिष का, आकस्मिकता का, ट्रांसफॉर्मेशन का, शेयर बाजार का। पांचवा भी होता है शेयर बाजार का, लेकिन ये भी है आकस्मिकता का। ये जो है लॉटरी का, सट्टा का, ये इन चीजों का है। प्रोडक्शन का भी है, उत्पाद का, टैक्सेस का है, इनकम टैक्स का है, सेल टैक्स का है। जितने भी टैक्सेज हैं वो यहीं से देखे जाते हैं। तो इन सब का भाव है। अब आयु का भाव भी है, मृत्यु का नहीं, आयु का। मृत्यु का भाव सप्तम है, ये आयु का भाव है, आयुष देता है। अब यहां पर शनि महाराज और गुरु की राशि है, और यहीं पर राहु हैं। तो फिर वही चीज कि राहु वृद्ध हैं और शनि बालक हैं। तो अष्टम में बैठ करके बहुत बुरे प्रभाव नहीं देंगे, तीसरी दृष्टि कार्यक्षेत्र पर डालेंगे। सिंह राशि वालों, आप अपने सबसे ज्यादा कार्यक्षेत्र पर ध्यान दीजिए, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पर ध्यान दीजिए। कोई ऐसी बात ना करें, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि कहाँ है? आपके मुख पर। तो अपने मुंह से कोई वाणी निकालें, उससे पहले सोच समझ के बोलें। जितना सोच समझ के बोलेंगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आपकी वाणी से ही समस्याएं क्रिएट होंगी। ये बात आपके लिए बहुत आप जान लीजिए। अब पद प्रतिष्ठा सम्मान, मान सम्मान पाने के लिए आपको मान सम्मान पहले देना सीखना होगा। आप अपने उच्चाधिकारियों से कोप के भाजन बनेंगे अगर आप उनसे अच्छे से आपका संबंध नहीं रहता है तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है सिंह राशि वालों। और करना क्या है? उपाय आपके लिए मैं बता दूं। सबसे बढ़िया उपाय है कि आप इस दौरान सबसे ज़्यादा अपनी वाणी पर संयम रखें, और दूसरा आप जो है अपने पिता का सम्मान करें। अगर पिता नहीं है तो पिता समान जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका सम्मान करें, उच्चाधिकारियों का सम्मान करें, सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं, अधिकारी हैं, बड़े बड़े कर्मचारी, उनका सम्मान करें। और भगवान भोलेनाथ पर, भगवान शंकर पर आप जल चढ़ा सकते हैं। ये आपके लिए। इसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए जो इसका गोचर है वो सप्तम में हो रहा है, 7वें भाव में। अब कन्या राशि के लिए सप्तम भाव में गोचर कैसा रहेगा? 7वां भाव किसका है? 7वां भाव समाज का है, 7वां भाव कॉन्ट्रैक्ट का है, 7वां भाव साझेदारी का है, पत्नी पति का है, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति का है। 7वां भाव विदेश गमन भी है, 7वां भाव व्यापार भी है। तो अब ये जो चीजें हैं, इन चीजों पर शनि का क्या प्रभाव होगा? शनि कर्म फल प्रदाता हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप न्याय पर चलेंगे, अच्छे से व्यापार करेंगे तो साझा चलेगा, अन्याय करेंगे साझा टूट जाएगा। अगर आप यहां पर अगर आप अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, रिश्ता ईमानदारी से निभाएंगे, एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, तो आपके सामने कोई कठिनाई नहीं आने वाली। और अगर आपने धोखा दिया, आपने चालाकी की, होशियारी की,
तो आपके समक्ष बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। और एक बात और आप ध्यान रखिए कि आप अपनी मूल कुंडली में देख लीजिए शनि की स्थिति क्या है, आपके गुरु की स्थिति क्या है, आपके राहु की स्थिति क्या है। इस चीज़ को थोड़ा जरूर ध्यान दे लीजिए। लेकिन मोटा मोटा मैं बता दूं कि जो मैं बोल रहा हूं बहुत ज़्यादा प्रभावित आप नहीं होंगे, ठीक है। तो लेकिन नियम पर चलना, न्याय पर चलना, अगर अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे, अपने समाज में रहने वाले आस पड़ोस के जो लोग हैं उनका सम्मान करेंगे, व्यापार करने वाले, व्यापार में जैसे अगर व्यापारी हैं तो अपने ग्राहक का सम्मान करेंगे, गंदे से आप बात नहीं करेंगे, तो आपका कुछ नहीं बुरा होने वाला, ना कोई बुरा प्रभाव आप पर पड़ेगा। आपको करना क्या है? आपको करना यही है कि आपको महिलाओं का सम्मान करना है। बुधवार के दिन गणेश भगवान के दर्शन अगर आप कर लें तो आपको बहुत बेहतर रहेगा, आपके लिए भी ठीक है और मिथुन राशि वालों के लिए भी ठीक है। गणेश भगवान के दर्शन बहुत अच्छा रहेगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। शनि महाराज की चालीसा कर सकते हैं, या शनि महाराज का जो दशरथ का शनि स्त्रोत है उसका पाठ आप कर सकते हैं, आपको बहुत लाभ होगा। कन्या राशि के लिए मैंने आपको बताया। अब है तुला राशि। छठे भाव में तुला राशि के लिए गोचर होगा। अब छठवें भाव में जाकर के बैठेंगे ये सभी ग्रह। छठा भाव किसका है? छठा भाव एक तरफ तो रोग का है, शत्रुओं का है, दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार के विवादों का है, ऋण का है, कर्ज का है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा का भी है, प्रतियोगिता का भी है, सेवा का भी है, सर्विस का भी है। तो इस भाव में इन ग्रहों का बैठ जाना, एक कर्म फल प्रदाता और एक स्पिरिचुअलिटी का जो है सबसे बड़ा प्लैनेट। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं कि अगर आप सेवा करते हैं, और सेवा कैसी, हृदय से, सच्चे दिल से अगर सेवा करते हैं, अगर सेवा आपके मन में है, लोगों की सेवा, पशुओं की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, मंदिर में सेवा, गुरुद्वारे में सेवा, कहीं पर भी सेवा के 20 बहाने हैं, तो ये कोई भी प्लैनेट आपका अहित नहीं करेंगे। अगर विद्यार्थी हैं आप और अगर आपने सेवा प्रारंभ कर दी तो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा आप चुटकियों में आप निकाल देंगे। याद रखिएगा, आपकी मूल कुंडली में अगर गुरु शनि अगर ठीक बैठे हैं तो मेरी बात खाली नहीं जाएगी। अगर सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए, अगर आपका जो है बहुत तेजी से अगर एग्जाम न निकले तो मुझे बताना आप। तो आपके लिए उपाय क्या है? आप आज से ही सेवा प्रारंभ कर दीजिए। अगर सर्विस सेक्टर में है तो बहुत बढ़िया। अब सर्विस सेक्टर उसको नहीं कहा जाता कि पैसे लेकर के आप सर्विस कर रहे हैं, वो कोई सेवा नहीं है। सेवा है आप चले जाइए मंदिर में, जूते उठा के रख दीजिए, धुलाई कर दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए, कोई जल चढ़ाने आ रहा है आप बाल्टी भर के रख दीजिए, सेवा है। भंडारे में जाके सेवा करिए, समझते होंगे सारी चीज़ें। तो ये मैंने आपको बताया कि तुला राशि वालों के लिए बहुत सरल उपाय है। और शनि महाराज का दशरथ का शनि स्त्रोत सभी के लिए रामबाण है, हनुमान चालीसा रामबाण है। ये 2 चीज़ें मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद हम आते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए जो गोचर है ये पंचम में होगा। अब 5वां भाव किसका होता है? 5वां भाव है सूक्ष्म बुद्धि का, विद्या का, लॉटरी का घर भी है, प्रेम का घर भी है, ये आपकी साधना का घर भी है, आपके पूर्व जन्म का भी घर है, आपकी संतान का भी घर है। समझ रहे हैं? और है तो बहुत कुछ। आपकी माता का आय भाव है, चतुर्थ से द्वितीय है, तो आपकी माता का इनकम है। अब वहां ये गोचर करेगा शनि, गुरु और राहु। क्या करेंगे ये? राहु का काम क्या है? बुद्धि को भ्रमित करना। पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनकी बुद्धि पढ़ाई में हो सकता है मन न लगे, छोड़ने का मन करे कि बाद में पढ़ लेंगे, आलस्य आएगा। शनि भी आलस्य के परिचायक हैं, आलस्य देंगे। लेकिन अगर आपने आलस्य नहीं आने दिया, बुद्धि को भ्रमित नहीं होने दिया और गुरु के मार्ग पर चलते रहे, अपने बड़ों के पैर छूना, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, तो आपके इन ग्रहों का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी। करना क्या है? अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, आलस्य न करना, अपने काम पर, अपनी साधना पर। ये कला का घर भी है, आर्ट का घर भी है। अब यहाँ पर
राहु शनि और गुरु का बैठ जाना, तो अगर कला से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सिंगिंग से, डांसिंग से, वाद्य यंत्र से, तो ऐसे लोग आप देखिएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि क्या है, पावरफुल, मंगल की राशि है, और मंगल की राशि है और पंचम में गोचर करेंगे, तो क्या होगा, जो ड्रम, नगाड़े, ढोलक ये बजाने वाले जो लोग हैं, इस फील्ड में लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने दिया। लेकिन करना क्या है, करना यही है कि एक तो चूंकि वृश्चिक से पंचम में हो रहा है, तो क्रोध नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य रखना है, पेशेंस के साथ काम करना है। और अगर आपकी कुंडली में अगर मंगल ठीक हैं और ये जो ग्रह हैं ये भी ठीक हैं, तो आपके साथ कोई अहित नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप धैर्य रखें, क्रोध कम करें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें और अपने आलस से ना आने दें, बुद्धि को भ्रमित ना होने दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि महाराज का दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए सब अच्छा रहेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग धनु राशि पर। धनु राशि गुरुदेव महाराज की राशि है। धनु राशि से ये जो गोचर है ये चौथे भाव में होगा। धनु राशि से चौथे भाव में होगा। चौथा भाव किसका है, माँ का, अर्धरात्रि का, माँ के प्यार का, भूमि का, भवन का, वाहन का, सुख का, आलीशान मकान का, आपके चिंतन का, आपकी प्रसन्नता का, आपकी मानसिक शांति का। और वहाँ पर बैठे हैं राहु, शनि और गुरु। छूटते ही आपको कह दिया जाता है आपकी शांति भंग हो जाएगी, आपका जो है बिल्कुल रातों की नींद हराम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, हमें बताइए। राहु बुजुर्ग हैं और शनि बालक हैं, कैसे हो जाएगी। और अभी 18 मई तक राहु हैं वहाँ। 18 मई को राहु वहाँ से पलायन कर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कुंभ में। और कुंभ राहु की अपनी राशि है। शनि की जो राशि है कुंभ, वो राहु की अपनी राशि है। तो वहां जाकर के राहु अपना प्रभाव दिखाएंगे, छोड़ देंगे, फिर शनि और गुरु बचेंगे। तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। फिर तो 2.5 साल आपको अपने कर्मों का परिणाम प्राप्त करना है। शनि धीमे धीमे वरिष्ठ होंगे, प्रौढ़ होंगे। तो फिलहाल आपके साथ कोई खतरा नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, कर्म सही रखेंगे तो ही शनि फल देंगे अच्छा। कर्म खराब करेंगे, माँ का सम्मान करना, माँ के समान जो वृद्ध महिला हैं उनका सम्मान करना, सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, आराधना करना, परिवार में सबका सम्मान करना, परिवार में सबके साथ मिल के चलना। आप समझ रहे हैं, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से शनि महाराज यहाँ पर आपका कोई अहित नहीं करेंगे। और फिर वही, आप चाहें तो भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं उनके ऊपर जा कर के। और एक बात, आप जो है अपनी माता के प्रतिदिन पैर छू के घर से निकलिए, देखिए सारे समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर माता नहीं है तो माँ के समान कोई भी महिला, उसको माँ मान लो और पैर छूना शुरू कर दो। चमत्कार देखो कितनी तेजी से होता है। शनि महाराज की आराधना शुरू कर दीजिए, दशरथ का शनि स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको कुछ नहीं होने वाला, बहुत अच्छा आपका समय बीतेगा। अब इसके बाद आता है शनि महाराज की मकर राशि। और मकर राशि से जो ये गोचर होगा तीसरे भाव में होगा। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, तीसरा भाव लेखनी का, तीसरा भाव छोटे भाई बहन का, पड़ोस का, तीसरा भाव आपका संदेश का, मीडिया का, तीसरा भाव इन सब चीज़ों का होता है, ठीक है। और तीसरा भाव बहुत दमदार भाव होता है। अब तीसरे भाव में शनि और राहु और गुरु का अगर गोचर हो रहा है तो आप ये जान लीजिए कि वहां से शनि की तीसरी दृष्टि कहां पड़ेगी, पंचम भाव पे। तो पंचम भाव पे पड़ेगी तो आपको संतान का ध्यान रखना है, संतान का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि संतान में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई ऐब, कोई आदत बन सकती है। क्योंकि ये घर हैबिट्स भी बनाते हैं। तीसरा घर हैबिट्स का निर्माण करता है, आदतों का निर्माण। और यहां से वो मैच्योर हो जाता है पांचवें घर से। पांचवां घर प्रेम का भी है। तो पांचवें घर और तीसरे घर का मेल हो रहा है, इसलिए बुरी आदतें भी लग सकती हैं। राहु है धुआं, नशा, ड्राई जो नशा होता है वो है राहु। शनि से मेल कर रहा है। शनि क्या है, शनि है लिक्विड फॉर्म में वाइन। तो इस तरीके की गलत आदतें अगर पड़ गई तो उनको छुड़ाना मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि सभी के साथ ऐसा होना है, ऐसा नहीं। आप खाली सचेत हो जाएं अपने बच्चों पर। अगर आपके बच्चे इस उम्र में, बड़ी उम्र में है तो उन पर ध्यान रखें और
उनको सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप पूजा पाठ की तरफ, धर्म कर्म की तरफ लगाते हैं तो ऐसी कोई आदतें उनके तरफ आएंगी ही नहीं। बस खाली आपको उनको बचा के रखना है। उनसे कहिए, जाइए जा करके शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाया, कुछ मत करिए, खाली इतना ही कर लीजिए। नई आदत है, डेली अपने पैर छुआना शुरू कर दीजिए। घर में बुजुर्गों के सबके पैर छुएं। देखिए, पैर छूने से क्या होता है, गुरूर कम होता है, घमंड अहंकार गिरता है। जब झुक के पैर छूते हो, सर झुकता है, तो अहंकार चूर होता है। और अहंकार कौन देता है? राहु देता है। तो अहंकार जब चूर होगा तो गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। हर वो व्यक्ति गुरु है जो अपने से बड़ा है, अपने से शिक्षित है, विद्वान है। तो यहाँ पे बैठ करके जो मैं मकर राशि वालों के लिए बता रहा हूँ, कर्म खूब करिए, मेहनत खूब करिए, परिश्रम खूब करिए। क्योंकि मकर राशि वालों को अब कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। शनि महाराज की अपनी राशि है, वो बुरा नहीं करेंगे, अच्छा ही करेंगे, लेकिन फिर भी कर्म से ना चूकें। क्योंकि 7वीं दृष्टि उनकी कहाँ पड़ेगी? भाग्य पर और पिता के ऊपर। तो पिता से संबंध अच्छे रखें, ठीक है, पिता से संबंध अच्छे रखें। और भाग्य तुम्हारा तभी बनेगा जब तुम यहाँ पे पराक्रम करोगे, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का भी है। तो ये मकर राशि के लिए हमारा प्रेडिक्शन है। शनि महाराज की आराधना करिए, दशरथ का शनि स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उसके बाद आगे आता है शनि महाराज की कुंभ राशि। कुंभ राशि से जो गोचर होगा वो दूसरे भाव में होगा। और दूसरा भाव किसका होता है? कुटुंब का, वाणी का, धन धान्य का, बैंक बैलेंस का, आपके कर्मों के संचय का, सब कुछ आपके जो आपने संचित कर रखा है वो दूसरा भाव है। तो दूसरा भाव, सबसे पहले जिह्वा को अपनी संभाल लीजिए, क्योंकि राहु डिस्टर्ब करेगा। शनि आपकी उन्हीं चीजों को पकड़ लेंगे। अगर आप वाणी से खराब हुए, अगर वाणी से गलत बोलते हैं या कोई नशा करते हैं, कोई नशे का सेवन करते हैं कुंभ राशि के लोग, तो सावधान हो जाइए। मैं सख्ती से कहता हूं, नशा छोड़ दीजिए, नहीं तो इस अवधि में आपके साथ वो समस्याएं आएंगी जिनकी आपने कल्पना नहीं की। जबकि लोग कहेंगे ये आपका समय अच्छा है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, लिख के रख लीजिए। अगर आप नशा करते हैं, अगर किसी तरीके का आपके अंदर, अगर मुंह में कोई आपके गलत चीज का सेवन करते हैं, मांस मदिरा का अगर भक्षण करते हैं, तो शनि महाराज, चूंकि गुरु के घर से दूसरे में गोचर हो रहा है, ये आपकी राशि से दूसरे में गुरु का ये घर है। और गुरु के राशि मतलब मुख में गुरु का वास है, और वहां अगर आप मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। ये मेरी बात नोट कर लीजिए, कोई उपाय काम नहीं आएगा। तो ध्यान रखें, वाणी सही रखें, किसी भी व्यक्ति से गलत बात न करें, अच्छे से वार्ता करें, ना छोटे से, ना बड़े से, ना गरीब से, ना अमीर से, सबसे एक जैसे अच्छे से बात करें। किसी का अपमान न करें, सम्मान करें, कुटुंब में, परिवार में सबका सम्मान करें, आदर करें। और अगर आपको करना है तो भगवान शंकर पर आप जल चढ़ाएं या नारायण की पूजा कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से बस हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन और शनि जी का स्तोत्र, लेकिन ये तभी करना जब मांस मदिरा का सेवन ना करते हो, अन्यथा आपको समस्या क्रिएट होगी। तो ये है। अब अंत में अगर मीन राशि आपकी है तो आपके लिए क्या होगा? मीन राशि में ही गोचर है और मीन राशि आपकी है, जल तत्व की राशि है, मछली की तरह आपकी प्रवृत्ति है। विचरण करते हैं आप बढ़िया समुद्र की गहराइयों में, और वहां पर इनका गोचर हो रहा है। तो आपके पूरे आत्मा में गोचर हो रहा है। ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको शनि का धर्म धारण करना है और गुरु का धर्म धारण करना है। शनि क्या है? न्याय के देवता, कर्म के देवता। कर्म करिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए और न्याय करिए। सत्य को सत्य और गलत को गलत। ऐसा सत्य बेकार है जो कि दूसरे को पीड़ा दे, तो वो सत्य की बात नहीं कर रहा हूं। सत्य की बात मैं उसकी कर रहा हूं कि जो होने वाला काम है उसे करिए, जो नहीं होने वाला काम उसे हाथ जोड़ के मना कर दीजिए, हम नहीं कर पाएंगे। और गुरु के घर में हो रहा है तो बिल्कुल आप गुरुवत हो जाइए। बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान, पिता का सम्मान, माता का सम्मान, यहां तक कि पत्नी का भी सम्मान, क्योंकि वहां से 7वीं दृष्टि आपके पत्नी के घर पर है, या पत्नी के लिए पति का घर है। तो अगर आप महिला हैं तो आप अपने पति का सम्मान करें, और अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का सम्मान करें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए गुरुवत होते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके सामने समस्याएं आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी। राहु आपकी पूरी मति को भ्रमित करके धर देगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, मीन राशि के लिए भी मेरी तरफ से वही उपाय हैं। गंगा स्नान करिए, नदियों का, समुद्र स्नान करिए, ठीक है। जल का स्नान आपको लाभप्रद रहेगा।
भगवान शंकर पर जल चढ़ाइए, दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये तो सब उपाय हैं। लेकिन अब अंत में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने लोग हैं, आप लोग कहेंगे कि गुरुजी आपने सभी राशियों के लिए अच्छा अच्छा बताया, किसी के लिए कुछ खराब तो बताया ही नहीं। तो ये दृष्टिकोण की बात है। मेरा एक बात जो मैंने कहा है कि शनि बालक के रूप में रहेंगे और राहु वृद्ध के रूप में रहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव किसी भी राशि को नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैंने ये कदापि नहीं कहा कि जैसे जैसे शनि बड़े होंगे इसी घर में तो वो अपने प्रभाव को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। शुरू के 6 महीने बीतने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि जैसे कर्म करेंगे उसी तरीके का फल मिलेगा। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी मूल कुंडली में गुरु का और शनि का जो स्थान है वो कैसी सिचुएशन है, कहाँ बैठे हुए हैं और उनकी पोजीशन क्या है, किस नक्षत्र में है, इन सब पर ध्यान देना होगा। और ये सब देखने के बाद आप अपना ये देखिए। लेकिन जो बेसिकली मैंने आपको बताया है कि अगर आप अपने बिना कुछ जाने अगर इतना जानते हैं कि कर्म अच्छे कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा अहित नहीं होने वाला। ये चीज़ मैंने बताई। उपाय के रूप में मैंने हर राशि को अपना अलग अलग उपाय बताया, लेकिन सामूहिक उपाय मैं बता दूं कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ, जैसे दवा खाते हैं ना बीमार लोग प्रतिदिन, नागा नहीं करते, उसी तरीके से आप मान लीजिए कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करिए। बहुत छोटा सा है और मात्र 1 मिनट लगता है। उसका पाठ प्रतिदिन करिए। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करिए और सभी की सेवा करिए, सभी की, जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की, इंसानों की, जो छोटे कर्मचारी हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनका सम्मान करिए, उनको खिलाइए पिलाइए, उनका साथ अच्छा व्यवहार करिए। आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आज आपको यहीं पर अब विराम अपनी वाणी को दूंगा। और मेरे हिसाब से जो मैंने आज बताया है, आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और यदि आपको अच्छा लगे तो ईमानदारी से आप लोग मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को BNK एस्ट्रो को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।